हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल के बीपीएससी टीआरई 4 क्लास में। अभी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग टीआरई 3 में 6 to 8 में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं वो लगभग एक लेवल के ही बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल जो आया है, पहला सवाल है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है, यह मुख्य इसकी जो स्थापना हुई है यह 1784 ईस्वी में हुई है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई है, 1784 ईस्वी में। और यह स्थापना किया गया है सर विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसका उद्देश्य ये था कि कला विज्ञान का जो है अध्ययन केंद्र स्थापित करना, जिसके लिए जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन जल में घुलनशील ऑक्साइड है। 3 ऑक्साइड के नाम दिए हैं, फेरस ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड जब जल में हम लोग डालते हैं तो फिर यहाँ पर जो है ये CaOH बनाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये पूरी तरह से जल में घुल जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के उपाधि के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1938 में कहाँ हुआ था, हरिपुरा में। तो उसकी अध्यक्षता किए थे और वह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, यानी 1885 से जो कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था, तो 1938 में वह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, और यह हुआ था हरिपुरा में। अब उसके बाद बात आती है 1938 के बाद 1939 की जो 52वां अधिवेशन होना था, तो उसमें उस अधिवेशन में यह अधिवेशन 1939 वाला त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, त्रिपुरी में। इस अधिवेशन को लेकर के जो है बात बिगड़ गई। ज़्यादातर लोग जो है चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करें, और महात्मा गांधी चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह पर कांग्रेस की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया करें। कौन, पट्टाभी सीतारमैया जो है अध्यक्षता करें। तो ये बात नहीं बनी। इसलिए जब बात नहीं बनी कि पट्टाभी सीतारमैया करें या नेताजी सुभाष चंद्र बोस करें, तो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, और अध्यक्ष पद का जब चुनाव हुआ तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, और पट्टाभी सीतारमैया के लिए जो है 1377 वोट मिले। इस प्रकार जो है 203 वोट से जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजयी रहे। लेकिन गांधी जी जो है इसके बावजूद जो है गांधी जी कहे कि जो ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता नहीं करेंगे, तो जो कांग्रेस के उस वक्त की जो कार्यकारिणी समिति थी उसमें से 14 में से 12 लोग जो है इस्तीफा दे दिए थे। 2 लोग बचे थे, उसमें से एक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो तटस्थ हो गए थे, यानी वो ना ही कुछ बोल पा रहे थे, ना गांधी जी की तरफ से, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ से। तो ऐसे स्थिति में जो है तंग आकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी ऐसे भी बीमार थे। 29 अप्रैल 1939 को जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे। हालांकि अध्यक्षता 1939 के त्रिपुरी का भी किए। तो इस प्रकार ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों 1938 और 39 दोनों की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। लेकिन उसमें जो है 1939 वाला जो अधिवेशन रहा है वह एक कांग्रेस का जो है हंगामेदार अधिवेशन रहा है। और इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं कि त्रिपुरी में जो अधिवेशन होना था तो उसमें गांधी जी के उम्मीदवार कौन थे। तो गांधी जी के उम्मीदवार जो है पट्टाभी सीतारमैया है। तो जब 1939 में इन्होंने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, तो फिर जो है इस्तीफा देने के पश्चात इन जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। बाद में जो है आज़ाद हिंद फौज के ये रहे, और इन्होंने ही जो है दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारा दिए थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, चौथा है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। कोसी, गंडक और काली, ये तीनों नदी जो है भारत नेपाल के बीच समझिए तो एक तरह से
ये है। लेकिन चूंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि बीच सीमा बनाने का काम है, कोसी और गंडक जो है वो सीमा पार से सप्तकोशी के नाम से बहती हुई सीमा पार से जो है आती है बिहार में, और बिहार में प्रवाहित होते हुए कोसी जाकर के कहाँ मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। गंडक भी नेपाल से बहते हुए प्रवेश करती है बिहार में, और पटना के समीप जो है गंगा में मिल जाती है। तो कोसी और गंडक ये दोनों जो है उत्तर की ओर से बहते हुए दक्षिण की ओर जाती है, और दोनों गंगा की सहायक नदी है, गंगा में जाकर के मिल जाती है। काली नदी जो है यह, जिसको महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको काली नदी को भारत में शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, यह उत्तराखंड राज्य में बहती है। कहाँ? यूके, उत्तराखंड राज्य में प्रवाहित होती है, और इसको वहाँ की जो है काली गंगा भी कहते हैं। काली नदी को उत्तराखंड राज्य में काली गंगा भी कहते हैं, और यह भारत और नेपाल के साथ पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि कौन सी नदी भारत और ये नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण कर रही है, तो वह है काली नदी, जिसको महाकाली शारदा नदी के नाम से जानते हैं। यह नदी प्रवाहित होती है उत्तराखंड में, क्योंकि बिहार से जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश है, उससे पश्चिम जो है उत्तराखंड है, वहाँ यह नदी प्रवाहित होती है। दोस्तों, हम सभी प्रश्नों को जो है व्याख्या के साथ कवर कर रहे हैं, ताकि अगर इससे कोई प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो हम यकीन करते हैं कि इसके बाद आपसे वो प्रश्न नहीं छूटेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार को एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। पुरस्कार समारोह किस दिन आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद होगा, हमने वैसे कराया भी है सभी दिवस को, यानी किस वर्ष के किस महीने में कौन से दिवस जो है प्रमुख है, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं। आप यहां से देख सकते हैं प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस को। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष भारत में जो है 28 फरवरी की तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी की तिथि को सीवी रमन, जो कि भारत के जो है महान वैज्ञानिक है, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक है, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। और यही कारण है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी जो है अब प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को जो है ये देने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि श्वास प्रक्रिया, ये भी प्रश्न जो है विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि श्वास प्रक्रिया यानी श्वसन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी हम लोग जो श्वसन करते हैं, हम लोग जो वायु सांस में लेते हैं ऑक्सीजन और फिर सांस छोड़ते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है चुनना है। तो सांस लेने की क्रिया में ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती, गलत बात है। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है, ये भी नहीं है। ऊर्जा स्रावित होती है और एटीपी के रूप में भंडारित होती है, ऑप्शन सी है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे भोजन का जो ये रहता है अवयव टूट के ग्लूकोज बना रहता है, ग्लूकोज जिसका सूत्र C6H12O6 है। तो ये ग्लूकोज को जो है हमारे जो ब्लड के साथ यानी रक्त के साथ जो ऑक्सीजन जाता है, जो रक्त फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, किस रूप में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो है रक्त इसको ले जाता है, किसको? रक्त ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है। और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है कि जो हमारा ये ग्लूकोज है इसको तोड़ करके ऊर्जा स्रावित करता है, और एटीपी के रूप में, एटीपी जिसका पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो उसके रूप में जो है ये भंडारित करता है। एटीपी को समझिए तो एक तरह से शक्ति मुद्रा के रूप में भी जानते हैं, यानी ये जो है शक्ति प्रदान करने का काम करता है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति समझिए तो श्वसन की क्रिया से होती है, यानी भोजन करते हैं तो भोजन का जो पाचन होता है, पाचन के पश्चात जो ये पचित पदार्थों में, अपचित तो बाहर हो जाता है, लेकिन पचे हुए पदार्थ में जो ग्लूकोज वगैरह हमारा शरीर जो है जो इकट्ठा करके रखता है, तो उसको ऊर्जा में बदलने का काम जो है यह श्वसन की क्रिया करता है। अगर श्वसन की क्रिया नहीं हो, सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आए,
तो फिर हमारे शरीर जो भोजन करेगा उस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर को नहीं होगी। यही कारण है कि किसी भी प्रकार के फास्टिंग में श्वसन की क्रिया हमेशा चलती रहती है और ऊर्जा हमें प्राप्ति होती रहती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 26/11 आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 26/11 जो हमला मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था यह 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में 26/11 हम आतंकवादी हमले हुए, यानी 2008 में जो है मुंबई में आतंकवादी हमले हुए हैं। 26/11 का अर्थ ये है कि 26 नवंबर 2008 को, नवंबर महीना है, 26 तारीख है और वर्ष कितना है? 2008 है। मुंबई के ताजमहल होटल में जो है और 3 जगहों पे, हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन पे जो है ये आतंकवादी हमले हुए थे और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था जिंदा, एक आरोपी कसाब, जिसको फांसी की सज़ा दी गई, तो ये उसमें जो उसके प्रसिद्ध ये रहे हैं डॉक्टर सदानंद दाते, ये एक IPS अधिकारी थे और इनको 2024 में जो है CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का प्रमुख घोषित किया गया। ऑप्शन बी इसका 7वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैग्नीज का उपयोग इनमें से जो ऑप्शंस हैं कि माचिस उद्योग में, फोटोग्राफी उद्योग में और बैटरी उत्पादन में। तो बैटरी उत्पादन में तो प्रमुख रूप से मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, माचिस उद्योग में भी किया जाता है। आपको याद होगा कि कहिएगा कि माचिस की तिल्ली पर जो है लाल फास्फोरस का इस्तेमाल रहता है, मैग्नीज का कहाँ रहता है? तो मैग्नीज का जो इस्तेमाल है वो मुख्य रूप से माचिस की जो डब्बी होती है जिस पर हम लोग उसे घर्षण करके जो है वहाँ पर आग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, वहाँ मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और अल्प मात्रा में फोटोग्राफी उद्योग में भी होता है, अर्थात ऑप्शन डी इसके जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक से ज़्यादा जगहों पर जो है यहाँ मैग्नीज का उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि केंद्रीय विधानसभा में हथियारबंद बम किसने फेंके थे। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को जो है बम फेंकने का ये हुआ था। हालांकि उससे किसी प्रकार की नुकसान नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई। बम फेंकने का अर्थ ये था कि सोई हुई सरकार को जगाना और ये साबित करना कि जो है हम सिर्फ गांधी जी जो कहते थे कि हम हमेशा अहिंसात्मक रंग में रहेंगे, तो ये लोग चाहते थे कि भैया अहिंसात्मक ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम उनसे जो है 2-2 हाथ करके देश को स्वतंत्र करेंगे। तो इसी नियत से ये केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथ कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के ये में जो है बम फेंका गया था और वह बम से किसी को जान माल की हानि नहीं हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर इसमें भगत सिंह रहता तो फिर ऑप्शन डी के रूप में जाना जाता, दोनों का नाम रहता। तो क्योंकि याद रखिएगा भगत सिंह और राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, ये तीनों लोग को जो है बाद में फांसी की सज़ा हो जाती है, जो कि मार्च 1931 में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, यानी शरीर को बैलेंस बनाने का कार्य करता है? तो वो सेरेब्रम का काम है और सेरिबेलम। ऑप्शन ए इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है? तो हमारे शरीर में मलेरिया का जो परजीवी है, मलेरिया फैलने की जो बीमारी है, उसका जो बैक्टीरिया जो एकत्रित रहता है वह लीवर में एकत्रित रहता है। ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों हम सभी प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल है, यह भी करंट से रिलेटेड सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्होंने 2024-25 में योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित किया गया। 4 जो है पायलट को प्रशिक्षित किया गया है इसरो के गगनयान मिशन के लिए, उसमें से कौन नहीं है? तो चारों का नाम आपको याद रखना होगा, चूँकि 4 के अलावा बाकी सभी नहीं हैं। तो 4 में नाम याद रखिए। 2 नाम आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, कैप्टन अनीत कृष्णन, ये उसमें शामिल हैं प्रशिक्षण लेने में। ग्रुप दूसरा है कैप्टन PB नायर, ये भी उसमें शामिल है। तीसरे कौन है?
तीसरे का नाम है अजय सिंह, क्या नाम है, अजय सिंह, और चौथे का नाम है अंगद प्रभाकर, अंगद प्रभाकर। बस यही केवल 4 लोग उसमें शामिल हैं। बाकी इन 4 के अलावा कोई भी नाम आएगा तो वो प्रशिक्षण में शामिल नहीं होंगे, आंसर वही सही होगा। तो अनीत कृष्णन, पीवी नायर, अजय सिंह और अंगद प्रभाकर, तो इसलिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत विश्व में कौन सा स्थान है। जल को लेकर के खासकर जल संकट बिहार की स्थिति बहुत चरमरा रही है। बिहार में जगह जगह जो है पीने के पानी की किल्लत आ गई है, क्योंकि घरों में जो उपस्थित कल हैं वो पूरी तरह से अब सूख रहे हैं, पानी देना बंद हो रहा है। यहाँ पर पूछा ये जा रहा है 2024 के ये आंकड़ा है कि प्रति व्यक्ति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर क्या हाल स्थिति है भारत की। तो ये स्थिति जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कि 133वां स्थान है भारत का संयुक्त राष्ट्र जल रिपोर्ट के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र की जल रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत की स्थिति जो है 133वां है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, उसके तहत जो है राज्य विधानसभाओं में चुनाव हुए थे, निर्वाचन हुआ 1937 में पूरे भारत में जो है 11 राज्यों में। 1935 में तो वो अधिनियम आया और उसके तहत 1937 में 11 राज्यों में अलग अलग, जैसे बिहार थे, मध्य प्रांत थे, इन सबों में जो है सरकारें बनी। और फिर जाकर के 1939 में जो है सरकार इस्तीफा दे देती है, कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस की सरकार इस्तीफा देती है तो फिर जो है मोहम्मद अली जिन्ना मुक्ति दिवस मनाता है, यानी मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस के रूप में 1939 में मनाता है, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न बनते हैं। तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत बिहार विधान परिषद के जो निर्वाचित सभापति हुए थे वह थे राय बहादुर सतीश चंद्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नाम क्या था, राय बहादुर सतीश चंद्र। ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब है। सवाल अगला है कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी में, कब, 1969 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई। 2023 में यह पुरस्कार जो है यह 59वां पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार जो है मिला है किनको, वहीदा रहमान को मिला है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है 15वां नंबर प्रश्न का, कि ये वहीदा रहमान को जो है यह पुरस्कार मिला है, जो कि उसके पूरा जो है आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक फैसला के द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनाव चिन्ह प्रतीक क्या था। यानी इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद जो उन पर फिर केस मुकदमा हुआ तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और वो जेल भी गए। तो उनकी पार्टी का नाम है तहरीके इंसाफ पार्टी। क्या नाम है उनका, तहरीके इंसाफ पार्टी। उस पार्टी ने अपना एक चुनाव चिन्ह बनाया था जिसको पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उसके चुनाव चिन्ह को जो है निरस्त कर दिया। फिर वो पार्टी और उसके नेता जो है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में गए, यानी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में गए। फिर पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है वह उसके जो तहरीके इंसाफ पार्टी ने अपना ये बनाया था, सिंबल बनाया था, चुनाव प्रतीक बनाया था, कहा कि चुनाव आयोग का फैसला गलत है और उसे वह बहाल कर दिया। तो उनका ये था क्रिकेट बैट, क्योंकि इमरान खान का बैकग्राउंड क्रिकेट से रहा है और वो जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने वाले इकलौते कप्तान हैं। यहाँ पर 16 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। प्राकृतिक, क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा एनसीईआरटी से कवर किए जाते हैं। आप अगर ये एनसीईआरटी के क्लास 10 की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ से जो है भूगोल से ये प्रश्न आपको लिए गए हैं। हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि सारे प्रश्न एनसीईआरटी से हैं और हम आपको तैयारी भी एनसीईआरटी के आधार पर करा रहे हैं, ताकि इस आधार पर अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो हम यकीन करते हैं कि वह प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अफ्रीकी सम्मेलन जो है
1968 में आयोजित हुआ अल्जीरियस में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीकी का अल्जीरियस में या 1968 में आयोजित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो पानी का अगर सर्वाधिक उपयोग की बात करेंगे तो घरेलू इस्तेमाल और उद्योग से भी ज़्यादा सबसे अधिक जो इस्तेमाल है पानी का वो सिंचाई के लिए किया जाता है। खासकर हरियाणा और पंजाब जैसे जो है कृषि प्रधान राज्यों में सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। हालांकि पंजाब 5 नदियों की भूमि है तो इसलिए वहाँ पानी की उपलब्धता और आसान है और कृषि, यही वजह है कि कृषि प्रधान राज्य भी है वो, और वहाँ के किसानों को जो है सरकार भी जो है अनुदान पर बिजली उपलब्ध कराती है ताकि जो है वहाँ कृषि के कार्य को जो है प्रोत्साहन मिल सके। आप अपने इलाके में देखेंगे तो यहाँ भी सिंचाई में खेतों में जो है फसलों को पानी के लिए पानी जितना दिया जाता है उससे कम पानी का इस्तेमाल जो है हम घरों में करते हैं, और उद्योग में तो पानी की जो इस्तेमाल है वो कम ही होता है, अर्थात यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष जानते हैं हम लोग कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च की तिथि को मनाया जाता है। याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष, हम चूँकि आपको पहले ही कहे हैं कि हमने इसी वीडियो के क्लास के डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है आपको लिंक रख दिया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाए जाते हैं, उसका लिंक है, आप वहां से पूरे क्लास को देख सकते हैं। तो बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च की तिथि को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च 1912 को कलकत्ता नहीं बल्कि बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल से बिहार अलग हुआ था और इसी के ये में जो है प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। यानी यहाँ पर जो है 19वां का बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का 22 मार्च को 1912 में अलग हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये प्रश्न जो है PRT में भी पूछे गए हैं। हम इसीलिए आपको क्लियर कर दें कि प्राइमरी में या 6 to 8 में या फिर 9, 10, 11, 12 में हो, जो सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ के जो प्रश्न आए हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं, एक लेवल के होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। इसलिए आप सभी के PYQ को देखिए, उससे आपके बहुत सारे प्रश्नों की तैयारी भी हो जाएगी और आपको लेवल भी क्लियर हो जाएगा। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जून 1934 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। संस्थापक के रूप में जयप्रकाश नारायण हैं, आचार्य नरेंद्र देव हैं और आचार्य नरेंद्र दत्त हैं और जो है राम मनोहर लोहिया है। ये सारे इनके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। जून 1934 में इसकी स्थापना हुई है। संस्थापक के रूप में कौन कौन जाने जाते हैं? JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र दत्त और राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं का मतलब यह है कि ऐसा विलयन हो जिसमें जो है विलयन के कण दिखते हों। जैसे जो है बालू में अगर ये है तो वहाँ पर कोलाइड के में जो है दिखते रहते हैं, जैसे रक्त और धुआं है, तो इसमें कोलाइड के कण जो है थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन सिरका जो है वो कोलाइड का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात अधिकार सुनिश्चित करने का पहला देश बना है? गर्भपात का अधिकार यानी एबॉर्शन कराने का, यानी अगर गर्भ में कोई बच्चा है माँ के गर्भ में तो उस बच्चे को जो है एबॉर्शन करा देना, उस बच्चे को गर्भ में मार के हटा देना, यह जो है भारत में कानूनन अपराध है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नियम बना रखा है 1995 के तहत जो है अधिनियम है कि कोई भी जो अल्ट्रासाउंड वगैरह वाले हैं वो आपको जो है ये पहले लिंग नहीं बताएंगे कि गर्भ में जो है बच्चा लड़का है या लड़की है, क्योंकि ऐसा ये बना था कि लड़कियों को लोग जो है गर्भ में मार देते थे। तो गर्भपात कराना भारत में कानूनन जुर्म है। अगर कोई इस तरह का कानून के खिलाफ चोरी छुपे करता भी है तो जानकारी मिलने पर उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसने इस बात को जो है संविधान के जरिए जो है यह अधिकार दे दिया है कि अगर महिला चाहे तो गर्भपात जो है करा सकती है। यह देश है फ्रांस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और इसने जो है मार्च 2024 में इसको कानूनन जो है अधिकार के रूप में दे दिया कि गर्भपात करा सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश की ओर
पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है। यानी पौधे का झुकाव जो है, जब आप इसे प्रैक्टिकल करेंगे, साइंस में पढ़े होंगे, तो ये मुख्य रूप से प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। यानी जिस ओर से अगर पूरे पौधे को जो है आप पूरे एक अंधेरे रूम में बंद कर दें और किसी एक जो है खिड़की या किसी सुराख से आप वहाँ पर प्रकाश पौधे तक पहुँचाएँ, तो आप जिस ओर से प्रकाश पहुंचाएंगे, धीरे धीरे करके पौधे का रुख जो है उसी प्रकाश की ओर हो जाता है। यह ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है प्रेरित छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होता है। प्रेरित छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होता है, जिस कारण ऐसा संभव हो पाता है। अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल सरकार के द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, लेकिन उसने अपने शहर पोखरा को जो है घोषित किया है, जो कि फरवरी 2024 में, यह भी करंट के ही प्रश्न है, फरवरी 2024 में उसने पोखरा को जो है पर्यटन राजधानी घोषित किया है। आज का इस सीरीज का यह अंतिम प्रश्न है कि भारत में घड़ियाल की प्रजनन का केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र इन तीनों जगहों पर है, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड कॉर्बेट में और सुंदरबन में, मुन्ना में। तो ये सभी जगह है। WB का अर्थ ये है कि वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगहों पर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, हम लोग जो है PYQ को पूरे व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।